हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण में। ये यूपी टेट का, एमपी टेट या टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका एक पोर्शन पूछा जाता है ईवीएस या फिर उसको हम पर्यावरण बोल देते हैं। तो इसमें हमारा एक पोर्शन आता है प्रदूषण का। प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा है, हमने प्रदूषण के बारे में वायु प्रदूषण को पढ़ा, जहरीली गैसों के बारे में पढ़ा, कुछ और चीजें थी जो प्रदूषण के बारे में इससे पहले 2 क्लास प्रदूषण की हो चुकी है। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जल प्रदूषण। आज हम पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण। यहां से भी आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इससे पहले ईवीएस की 12 क्लास हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या चैनल से जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करेंगे अगर हम जल प्रदूषण की कि वाकई में जल प्रदूषण किसे कहते हैं, कौन से ऐसे जल को हम कहते हैं कि वो दूषित हो गया है, ऐसे जल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जल प्रदूषण क्या है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी ऐसा जल जिसके सेवन से जीवन अस्वस्थ हो जाता है वह प्रदूषित जल कहलाता है। यानी हम बात करेंगे जल की तो जल बहुत से प्रकार के होते हैं, शुद्ध जल होते हैं, अशुद्ध जल होते हैं। तो जो अशुद्ध जल होते हैं उन्हीं को हम, वो जो अशुद्ध जल होते हैं, जो दूषित जल होते हैं, उसी से हमारा जल प्रदूषण निकला हुआ है। तो ये जो हमारा जल है इसमें बात किया गया है कि ऐसे जल से इसमें बात की गई है जल प्रदूषण में कि वह जल जो अगर हम पीते हैं या फिर उनका सेवन करते हैं तो हमारा जीवन अस्वस्थ हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं। ऐसे जल को जिसके सेवन से जीवन अस्वस्थ हो जाता है उसी को हम प्रदूषित जल कहते हैं। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले टॉपिक की। जल में ऐसे तत्व का मिल जाना जो उसके वास्तविक गुण में परिवर्तन कर देता है जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप यहां पे देखिएगा, ऐसे जल में ऐसे तत्व का मिल जाना, यानी कोई ये जल है, इसमें कुछ अलग सी चीजें मिल जाना जो इसकी गुणवत्ता को क्या करता है, इसकी वास्तविक गुण को इसमें कुछ डिफरेंस ला देता है, परिवर्तन कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। यानी हम बात करें कोई ये जल है तो जल में ऐसे तत्वों का मिल जाना, बाहर से आए हुए कुछ ऐसे तत्वों का मिल जाना जो इसके जो ओरिजिनल जो पानी था इसके वास्तविक गुण में परिवर्तन ला देता है, बदलाव ला देता है, उसको हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जल प्रदूषण क्या है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी थोड़ी सी दे पाया होगा। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि जो जल प्रदूषण होते हैं इनके कारण क्या है, ये जल प्रदूषण क्यों होते हैं। यहां से आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, स्टार बना के ये नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग धंधों, कल कारखानों का संचालन, सबसे पहला जो कारण है जल प्रदूषण का ये यहीं पे है कि जो उद्योग धंधे होते हैं और कल कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, वहां से जल प्रदूषण ज्यादा होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब कल कारखानों से निकलने वाला दूषित जल बड़े जलाशयों में मिलाया जाता है तो वह पूरे जल को दूषित कर देता है, जिससे जल प्रदूषण की संज्ञा प्रदान की जाती है। देखिए, कोई ये फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी कोई फैक्ट्रियां हैं, अब इसमें से दूषित जल निकलता है। कौन सा जल निकलता है, दूषित जल निकलता है। अब इस दूषित जल को क्या करते हैं कि कोई बड़ा सा जलाशय है, नदी हो गया, तालाब हो गया, तो उसमें इसको क्या कहते हैं, फेंक देते हैं। अब ये जब फेंक दिए तो ये इतना जब दूषित जल था, ये क्या हुआ, अभी तक तो इतना ही दूषित जल था जितने फैक्ट्री के जल थे वही दूषित थे, लेकिन इसको अगर जब हम किस में मिला दिए, जलाशय में मिला दिए, बड़े बड़े तालाबों में मिला दिए, नदियों में मिला दिए, तो ये इसके साथ साथ क्या हो गया, ये नदी तालाब भी हमारे दूषित हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, जिसको हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इसलिए हमें उद्योग धंधों से जितने भी पानी हमारा निकलता है, यानी जितने भी दूषित जल होते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, फिल्टर करके फिर बड़े जलाशयों में इसको बहाना चाहिए। ये हमारा रोकथाम के उपाय में आप लिख सकते हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दूसरे कारण की कि वाकई में जल प्रदूषण क्यों होता है। जब बात करेंगे दूसरे में तो यह जीवाश्म अवशेषों का बहा दिया जाना, यानी जो हमारा जीवाश्म होता है, कोई चाहे वनस्पति हो, वन हो गया या फिर जंतु हो गया, वन या जंतु के जो मृत शरीर होते हैं, यानी वन या जंतु के जो मृत शरीर होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको भी क्या करते हैं ये लोग बड़े बड़े जलाशयों में उसको भी क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब जब ये देखिए, वन हो गया और जंतु हो गया, इसके जो मृत शरीर होते हैं उसमें तमाम प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो कि अगर इस बॉडी को हम पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, उस पानी को वो गंदा करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके कारण भी हमारा जल प्रदूषित होता है।
चलिए इसके बारे में 2 लाइन जानते हैं। जब हमारे वनस्पति जगत और जंतु जगत के मृत शरीर को जल में बहा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो उसमें अपघटक क्रियाशील हो जाते हैं। अपघटक क्रियाशील होकर जल को दूषित कर देते हैं, जो जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के वही बात हुई कि जो वनस्पति हो गया या फिर जंतु हो गया, इसके मृत शरीर को क्या करते हैं ये लोग पानी में फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। अब जब ये पानी में फेंक दिए तो ये पानी में जाके क्या करते हैं, अपघटक क्रियाशील हो जाते हैं। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्रियाशील होते हैं, और वो जहां जिस पानी में इसको फेंका जाता है उसको क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा तीसरा इसमें कारण है कि वाकई में जल क्यों प्रदूषित हो रहा है, तो वो है कूड़े करकट का जल में बहाया जाना। यानी कूड़े करकट को जल में बहा दिया जाता है, उससे भी हमारा क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। कैसे, जैसे हमारा कोई घर का सामान है, ठीक, यानी कूड़ा करकट ये देखिए इकट्ठा किए। अब इसको हम क्या किए, इसको हम इकट्ठा करके बड़े बड़े नदी तालाबों में फेंक देते हैं। जैसे पॉलिथीन में इसको इकट्ठा किए, जल जितने भी कूड़े करकट आए, अब इसको हम लेके गए, इसको हैंग करके लेके गए और बड़े या फिर नदी हो गया या फिर तालाब हो गया, वहां पे इसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब इसमें जितनी भी बैक्टीरिया वायरस थे ये क्या होते हैं, क्रियाशील होकर इस जलाशय में हो जाते हैं, और क्या करते हैं, ये इस जल को भी क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, जिसको हम पर्यावरण का जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। देखिए इसके बारे में 2 लाइनें हैं। जब मनुष्य के द्वारा दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में बहा दिया जाता है तो वह जल को प्रदूषित कर देता है। अभी मैंने बताया कि यानी जो इंसान जितनी भी चीजों का प्रयोग करता है, जैसे ये सारी चीजें हो गई, प्रयोग कर लिया, अब ये यूजलेस हो गया, लेकिन इसमें बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, इसको ये क्या करता है, पानी में फेंक देता है। अब जब ये पानी में फेंकेगा तो ये तो पहले से ही दूषित था, इसके साथ साथ ये जितनी ये पानी है इसको भी, ये जल को भी दूषित कर देता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं, और इससे ही जल प्रदूषण होता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करने जा रहे हैं जल प्रदूषण का प्रभाव, कि जल प्रदूषण का प्रभाव कैसे पड़ता है, कहां कहां पड़ता है। सबसे पहले जल प्रदूषण से हमें कुछ बीमारियां होती हैं, उसके बारे में जान लेना है। जैसा हैजा होता है, पेचिस होता है, पीलिया होता है, मिनीमाता होता है, इटाई रोग आदि प्रकार के जितने भी ये रोग हैं, ये किससे होते हैं, ये जल प्रदूषण से ही होते हैं। ये जल प्रदूषण का ही प्रभाव है कि हमें इन प्रकार की जो बीमारियां, हैजा, पेचिस, पीलिया, मिनीमाता, इटाई रोग है, ये क्या है, ये बीमारियां हैं। और ये बीमारियां किससे होती है, ये जल के प्रदूषित होने से ही होती है। ये जब जल हमारा प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तब हमें इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक की। इसमें मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, ये जल प्रदूषण के कारण होता है। जब जल में प्रदूषण होगा तो जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो उपजाऊ नहीं रहेगी, उस पे फिर हम अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उस मिट्टी का वहां का जहां पे प्रदूषण हुआ है, जल प्रदूषण हुआ है, उतने इलाके का जो मिट्टी होता है उसमें उर्वरकता बहुत कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिससे वहां पे पेड़ पौधों का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है, वृद्धि नहीं हो पाता है, उनका विकास नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक कीटनाशक, हम जब अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तब भी हमारा जल के ये प्रदूषण का प्रभाव है। क्यों, क्योंकि इसमें रासायनिक तत्वों के कारण इसका ये प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बीओडी की। बीओडी, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि बीओडी क्या है। तो बीओडी का पूरा नाम हमारा होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब बात करेंगे बीओडी की कि बीओडी का फुल फॉर्म बताइए, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बात करेंगे कि वाकई में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी होता क्या है। तो जब बात करेंगे कि बीओडी की, इसमें होता है जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होती है वह जल उतना ही शुद्ध होता है। जैसे कोई ये जल है, इसमें एक पर्याप्त हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर इसमें जितने ही ज्यादा इस जल में ऑक्सीजन हमें मिलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा वो जल उतना ही ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ये जल हमारा उतना ही दूषित माना जाता है। उसी चीज को इस स्लाइड में लिखा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितने अधिक होगी वह जल उतना ही शुद्ध होता है। यानी जितने ही ज्यादा किसी भी पानी में, किसी भी जल में ऑक्सीजन होगा वो उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर तमाम प्रकार बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु, मछली, ये तमाम प्रकार की चीजें रहती है जिनके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अब जब ऑक्सीजन रहेगा तो मछलियां भी जिंदा रहेंगी
और जब ये मछली जिंदा रहेगी, अंदर के एल्गाई होते हैं वो भी जिंदा रहेंगे, शैवाल होते हैं वो भी जिंदा रहेंगे, तो इससे क्या होगा, वो हमारा जल को नहीं दूषित करेंगे, वो जल को जो रहता है साफ करते रहेंगे। और जब किसी की ऑक्सीजन की इसमें कमी हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि उनकी मृत्यु होने लगेगी। और जब मछलियों की मृत्यु होगी तो हमारा जाहिर सी बात है कि जो हमारा जल होता है वो प्रदूषित होने लगेगा, उनके बैक्टीरिया से प्रदूषित होने लगेगा। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वह जल उतना ही दूषित माना जाता है। ये चीज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया विथ एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और बात करते हैं। देखिए कि बीओडी किसे कहते हैं, जल में ऑक्सीजन की मांग को ही बीओडी कहते हैं। स्टार बना के नोट करिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। तो जल में जो ऑक्सीजन की मांग होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। यानी कोई जल है, इसमें किस कैटेगरी का हमें और कितने लेवल में हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो इसकी मांग होती है ऑक्सीजन की, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही हम बीओडी कहते हैं। यानी कुल मिला के जल में ऑक्सीजन की मांग को ही बीओडी कहा जाता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं कि जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। अब बात करने जा रहे हैं जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। जल प्रदूषण के कारण हमने जाना, जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है वो हमने जाना, जल प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में भी हमने जाना। अब इस जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली जल को बड़े जलाशयों में नहीं बहाना चाहिए। इसका यही मेन कारण था कि कल कारखानों, कोई फैक्ट्री है, इससे कोई दूषित जल निकलता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें फेंक देते हैं, बड़े बड़े जलाशयों में फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हम नहीं करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस को जहरीले जल को बड़े जलाशयों में नहीं बहाना चाहिए। यह आपको एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए यह सबसे पहला हमारा रोकथाम का उपाय हो गया। दूसरी चीज, मृत जीव जंतुओं के शरीर को भी जल में नहीं बहाया जाना चाहिए। अब किसी के मृत जो शरीर हो गया, अगर वो मृत है, उस शरीर को अगर हम जल में फेंक देते हैं तो इससे जितने भी बैक्टीरिया और वायरस निकलते हैं ये क्या हो गए, इनकी जो अपघटक होते हैं वो क्रियाशील होकर इस जल को क्या कर देंगे, दूषित कर देंगे। और जब दूषित कर देंगे तो वो हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा, जिसके कारण हमें बहुत तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और हम बहुत ज्यादा उससे परेशान हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा मृत जीव जंतुओं के शरीर जो होते हैं उसको जल में नहीं फेंकना चाहिए, उसको हम मिट्टी के अंदर दफना सकते हैं या फिर उसको हम जला सकते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और कुछ और चीजें जानते हैं कि हम कैसे इसके रोकथाम कर सकते हैं, क्या क्या उपाय है। तो इसमें जो मलमूत्र आदि से युक्त जल को साफ करने के पश्चात ही बड़े जलाशय में इसे बहाना चाहिए। अगर कोई गंदा जल है या फिर मलमूत्र है उसमें मिला हुआ है तो सबसे पहले हमें इसका फिल्ट्रेशन करना चाहिए। इस जल का फिल्ट्रेशन करके ही फिर हम उसको बड़े पैमाने पे बड़े जलाशय में उसको मिलाना चाहिए। ऐसा करने से ये जल शुद्ध हो जाएगा। फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो जल शुद्ध हो जाएगा और ये शुद्ध जल में जाके फिर ये इस वाले शुद्ध जल को ये दूषित नहीं करेगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली लाइन। जल में फिटकरी डाल देने से उसके प्रदूषक नीचे बैठ जाते हैं। यानी कोई अगर हमारा ये देखिए इसमें ये पूरा जल भरा हुआ है ना, इसमें पूरा जल भरा हुआ है यहां से यहां तक, इसमें हम अगर फिटकरी डाल देते हैं इसमें, इस जल में, ये समझिए दूषित जल है। कैसा जल है, दूषित जल है। इस दूषित जल में अगर हम फिटकरी डाल देंगे तो इसके जो जितने भी कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, ये क्या करेंगे, इसके तलवे में जाके बैठ जाएंगे यहाँ पे, और ये ऊपर का पानी पूरा क्या हो जाता है, ये फिल्टर हो जाता है एक प्रकार का। ठीक, यानी इसके प्रदूषक नीचे बैठ सकते हैं। इससे जब फिटकरी हम इसमें डालेंगे और ऊपर का पानी हम अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं शुद्ध जल के रूप में। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको कुओं में, जलाशयों में, घर की टंकियों में समय समय पर डाला जाना चाहिए। जो ब्लीचिंग पाउडर को अगर कुएं में डालेंगे तो कुएं की ये जो जितने भी वहां पे दूषित होती है उसको ये खत्म कर देगा। उसके साथ जलाशय में भी डालना चाहिए, घर की टंकियों में डालना चाहिए। यहाँ पे डालने से इसके क्या होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं इसको ये क्या करता है, नष्ट कर देता है, मार देता है। और फिर हमारा जो पानी होता है, जल होता है, या कुएं का पानी हो गया या फिर जलाशय का हो गया या फिर घर की टंकियों का हो गया, उसमें समय समय पर डालने से क्या होता है कि उसके जितने भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा पानी वो क्या हो जाता है, एक शुद्ध पानी हमें मिलता है, शुद्ध जल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें टाइम टाइम से क्या करना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर को कुओं में, जलाशयों में, घर की टंकियों में, तालाबों में ऐसे डालना चाहिए। चलिए इसके साथ अब बात करेंगे हम जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव।
आप स्टार बना के नोट करिएगा कि यहां से आपका 101% अगर प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से आपका आएगा। देखिए, जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है। तो जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बात करने से सबसे पहले हम इसमें हमारा टॉपिक आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये हमारा क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको मैं दे देता हूं। यदि जल में अभ्रक रेशे युक्त प्लास्टिक मिल जाता है और जीव के द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो इससे एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होती है। एस्बेस्टस क्या है, देखिए, यदि कोई हमारा जल है और इस जल में अगर प्लास्टिक मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, प्लास्टिक मिला हुआ है, ये अभ्रक रेशे युक्त प्लास्टिक मिला हुआ है। रेशे युक्त अगर इसमें इस जल में प्लास्टिक मिला हुआ है तो अगर और इस प्लास्टिक इस जल का हम सेवन कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें इसमें एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक, इसमें देखिए लिखा हुआ है, यदि जल में अभ्रक रेशे युक्त प्लास्टिक मिल जाता है और जीव द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है तो इससे एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होती है। आपको यही चीज इसमें याद रखने वाली चीज है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अभ्रक रेशे युक्त प्लास्टिक अगर जल में मिल जाता है तो उसका अगर मानव या फिर हम प्रयोग करते हैं तो हमें किस प्रकार की बीमारी होती है, तो वहां पे आपको लगाना है एस्बेस्टोसिस। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी कैसी होती है, तो ऐसे जल का प्रयोग करने से एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होती है जिसमें अभ्रक रेशे युक्त प्लास्टिक मिले होते हैं। ऐसे इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा और नोट करिएगा। नोट्स भाई साहब आप लोग जरूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें जानेंगे कुछ और बातें। इसमें होता क्या है, तो जो एस्बेस्टोसिस होता है इससे खांसी का आना, दमा, हृदय गति का बढ़ जाना व हृदय कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। जब प्लास्टिक युक्त हम पानी पिएंगे, जल को हम अपने प्रयोग में लेके आएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, हमें खांसी आएगी, हमें दमा हो सकता है, हमारा हृदय गति हो सकता है, वो हृदय गति उसका बढ़ जाए यानी उसका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने के साथ साथ हमें क्या होगा, हृदय कैंसर हो सकता है, हृदय कैंसर भी हो सकता है अगर हम इस प्रकार के जल का, प्लास्टिक युक्त जल का हम प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पारा आ गया। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पारा। पारा क्या है, यदि जल में पारा मिल जाता है तो जीवों के द्वारा इसका सेवन किया जाता है, इससे मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है। यहां से साफ साफ आपको यही चीज रखना है कि मिनीमाता रोग कैसे उत्पन्न होता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनीमाता रोग कैसे उत्पन्न होता है, तो ऐसे जल का प्रयोग करने से मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है जिस जल में पारा मिल जाता है। अगर किसी जल में पारा मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, कोई अगर ये जल है और इसमें अगर पारा मिला हुआ है और इसका सेवन फिर क्या करता है, कोई जीव जंतु कर लेता है, तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाता है, तो उसके अंदर मिनीमाता रोग होता है। कौन सा, मिनीमाता रोग हो जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, इससे आंगिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, जब हम किसी जल में अगर पारा मिला हुआ है वो अगर जल हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, इसमें कब सुनाई देने लगता है, कब दिखाई देने लगता है, वह मानसिक असंतुलन जैसी बीमारियां दिखाई देने लगती है। इतनी चीजें इसमें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम शीशा की, कि शीशा क्या है। देखिए, यदि किसी जीव द्वारा शीशा मिला हुआ जल का सेवन किया जाता है तो इससे एनीमिया नामक रोग होता है। अब यहाँ पे आपको ऐसे पूछ सकता है कि एनीमिया रोग हमारा कैसे होगा, तो एनीमिया रोग ऐसे होगा जब कोई जल है और अगर इसमें शीशा मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, शीशा मिला हुआ है, इसका अगर सेवन कोई जीव जंतु करता है तो उसको कौन सा रोग होगा, तो उसको एनीमिया नामक रोग होता है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, इससे रक्त में लौह तत्व की कमी होने लगती है, यानी इससे क्या होता है, आयरन की हमारी बॉडी में कमी होने लगती है। रक्त में ऑक्सीजन की भी कमी होती है। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं अगर हम शीशे से मिला हुआ जल का सेवन करेंगे तो इससे हमारा एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में क्या होता है, तो एनीमिया रोग को पहचानने का तरीका यही कि आपके रक्त में आयरन की कमी हो जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ऐसे तमाम प्रकार की आपको बीमारी हो जाएंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपको एनीमिया हुआ है। और एनीमिया होने का मेन कारण क्या है कि जल में अगर शीशा मिला हुआ है तो आपको एनीमिया होगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट का मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आप इसको स्टार बना के प्लीज नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम नाइट्रेट की। चलिए नाइट्रेट में क्या होता है इसको जानते हैं। यदि जल में नाइट्रेट मिल जाता है, अभी तक हमने बात किया पारा का, बात किया शीशा का, बात किया, अब जब कोई जल है अगर उसमें नाइट्रेट मिलता है, क्या मिलता है, नाइट्रेट मिलता है, तो क्या होता है, अगर कोई नाइट्रेट मिला और इसका सेवन कोई छोटा बच्चा कर लेता है, कौन,
कोई छोटा बच्चा कर लेता है तो उसमें कौन सा रोग होगा? तो उसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होगा। यानी जल में अगर नाइट्रेट को मिला दिया जाता है, जल में नाइट्रेट को मिला दिया जाता है, उसका प्रयोग कोई छोटा बच्चा करता है तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इससे छोटे बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। शिशु का शरीर जो होता है वो नीला हो जाता है, नीला पड़ जाता है और बालक दमा का शिकार हो जाता है। जो अगर नाइट्रेट कोई जल है उसमें अगर नाइट्रेट मिला हुआ है, उसका प्रयोग अगर कोई क्या करता है, छोटा बच्चा करता है, तो छोटा बच्चा जैसे ही उसका प्रयोग करेगा उसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शिशु का जो शरीर होता है वो नीला पड़ने लगता है और वो दमा का शिकार भी हो सकता है। इससे ये इतनी खतरनाक बीमारी है। ठीक, इसके साथ देखेंगे कैडमियम के बारे में अब बात करेंगे। कैडमियम क्या होता है, कैडमियम के मिल जाने से कौन से बीमारी होती है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। देखिए, यदि जीव द्वारा कैडमियम मिले जल का सेवन किया जाता है तो इससे इटाई नामक रोग होता है। यानी जब भी बात करेंगे, अगर हमारा जल है, फिर से मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और इसमें कैडमियम मिल जाता है। अब ये कैडमियम और जल मिल गया, फिर इसका अगर सेवन कोई जीव जंतु कर लेता है तो उसके अंदर कौन सा रोग होता है, तो उसके अंदर इटाई नामक रोग होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इटाई नामक रोग कैसे होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल में कैडमियम मिल जाने से इटाई नामक रोग होता है। ठीक, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जल में अगर कैडमियम मिलता है तो आपको कौन सा रोग होगा, तो आपको इटाई नामक रोग होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे हड्डियों में कमजोरी आती है, आंत व गुर्दे से संबंधित समस्याएं जन्म लेती हैं। कैडमियम वाला जब आप जल पिएंगे तो आपके हड्डियों में क्या होगा, ये आपके हड्डियों को कमजोर कर देता है, और जो आपका आंत होगा और वह गुर्दे, इससे जितने भी संबंधित बीमारी होते हैं इसमें से आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम पेट्रोलियम की। देखिए, अगर जल में पेट्रोलियम मिलने से इसका सेवन कोई जीव कर लेता है तो इसमें क्या होता है, तो उसमें रक्त कैंसर होती है, विकलांगता जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक, यानी मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जल में पेट्रोलियम के मिलने से, कोई जल है उसमें पेट्रोलियम को मिला दिया गया, अगर उसका सेवन कोई जीव कर लेता है तो उसमें क्या होता है, जो रक्त कैंसर हो जाता है, इससे होता है रक्त कैंसर। पेट्रोलियम वाले जल को पीने से हमें रक्त कैंसर होता है और उसके साथ साथ हमें विकलांगता जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्सेनिक का। हमारा लास्ट टॉपिक है कि आर्सेनिक क्या है। आर्सेनिक मिले हुए जल के सेवन से चर्म कैंसर व जोड़ों में दर्द इत्यादि समस्याएं होती हैं। आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों, आप इसका नोट बनाइएगा। आर्सेनिक अगर किसी जल में मिला हुआ है तो हमें चर्म कैंसर होता है, यानी स्किन कैंसर होता है, और हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको सेशन, देखिए कुछ चीजें हैं यहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा। हमारे इस चैनल पे यानिस एकेडमी में जब इसकी बात करेंगे, यानिस एकेडमी की, तो यहाँ पे हमारा हिंदी की क्लास चल रही है, हमारी हिंदी की क्लास चल रही है, ईवीएस की क्लास चल रही है, सीडीपी की क्लास चल रही है। इसके साथ साथ हम शुरू करने जा रहे हैं बीएड के लिए प्रैक्टिस, बीएड के लिए प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आप आराम से, इसको जैसे ही आपका 2-4 दिन में ये बीएड का प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगा। ये सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताऊं कि प्रदूषण जो है, प्रदूषण मैंने अभी नहीं खत्म किया है, कल इसकी आखिरी क्लास होगी। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है और इसको लेके हमारा 3 क्लास हो गया। प्रदूषण एक बड़ा चैप्टर है, 4 क्लास में इसको खत्म करेंगे और कल इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, बाकी लोगों तक शेयर करिए और हमें प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए, इसके साथ हम अपने इस क्लास को खत्म करते हैं। आपको अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए बाकी लोगों तक, और बताइए सबको कि यहाँ पे आपको फ्री क्लास पढ़ाई जा रही है, जहां पे आप अगर कोचिंग ज्वाइन करेंगे कहीं पे भी पैसे वाली, तो वहां पे 5,000 आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको फ्री में नोट्स भी बनवाया जा रहा है और आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम।